हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है लॉरेंज बल क्या है। तो देखिए, यहाँ का 2018, 20 और 24 में भी आया हुआ है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ। तो देखिए, लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यदि Q आवेश विवेक से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल होगा F बराबर QVB साइन थीटा। यानी कि आप यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है और इस पर क्या है, इस पर एक गतिमान इलेक्ट्रॉन है और इस पर लगने वाले चुंबकीय बल को क्या बोलेंगे, लॉरेंज बल कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है ना, यदि Q आवेश विवेक से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल होगा F बराबर QVB साइन थीटा। और देखिए, एक बात और, आपको लॉरेंज बल का सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि कई बार MCQ में पूछा जाता है लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पेयर का परिपथीय नियम लिखिए। तो देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पेयर का परिपथीय नियम। तो किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन यानी कि लाइन इंटीग्रल उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। फिर से देख लीजिए, एम्पेयर का परिपथीय नियम लिखना है हमें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन यानी कि लाइन इंटीग्रल उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी कि लाइन इंटीग्रल इंटू वैक्टर बी इंटू डीएल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, जहाँ म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। म्यू नॉट क्या है फ्रेंड्स, म्यू नॉट हमारी निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। जहाँ देखिए, ये क्या है, 7 क्या है, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 7 क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या। अब देखिए, हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लिखते हैं 7n14 नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7। और देखिए, अब हम करेंगे, इसमें पूछा गया ना कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, यानी कि हमें किसकी गणना करनी है, कूलाम में आवेश की गणना करनी है। तो अतः नाभिक पर उपस्थित आवेश Q इज इक्वल टू एन ई, ये हम लोगों को सूत्र पता है, Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ n क्या है, n 7 है, E क्या है, E इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो देखिए, 7 की मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से होगी, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कोण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2qed अपॉन m है। तो देखिए, हमें यहाँ से कहा गया है, m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण द्वारा अर्जित वेग v इज इक्वल टू √2qed अपॉन m है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल, तो F बराबर QE। ये हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या है, F बराबर QE। और हम यहाँ पे लिखते हैं अतः कण का त्वरण, तो कण का त्वरण क्या है, A बराबर F अपॉन M, जहाँ F क्या है, QE है और अपॉन M। इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। देखिए, बस हमने इसमें क्या किया, हमने यहाँ पे सूत्र लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल यानी कि F बराबर QE, और हमने क्या किया, अतः कण का त्वरण यानी कि हम जानते हैं A बराबर F अपॉन M, और इस F की जगह हमने क्या रख दिया, QE रख दिया है अपॉन M। ये हमारी बन गई समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गति की तृतीय समीकरण लगाएंगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ u क्या है, u हमने 0 के बराबर रख दिया, a क्या है, a है QE अपॉन m, और s क्या है, s है d, s क्या है d, क्योंकि लिखा है ना विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है, तो s है हमारा d। तो देखिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2qed अपॉन m इज इक्वल टू v रूट 2qed अपॉन m। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने इसमें बस सूत्र लगा दिया F बराबर QE। उसके बाद हमने क्या किया, त्वरण का सूत्र लगा दिया A बराबर F अपॉन M। तो देखिए, यहाँ पे हमने F का मान रख दिया। अब हमने क्या किया, इसमें हमने गति का तृतीय समीकरण लगा दिया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जहाँ u 0 है और A बराबर QE अपॉन M है, s d है।
अब हमने ये यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है? तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है। अगला देखिए, अगला है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। अगला देखिए, अगला है हमारा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर अनुन्वय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि अनुन्वय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? हेनरी, क्योंकि कई बार हमसे एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 इंटू रूट 2 एम्पेयर है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो आई नोट क्या दिया गया है? 10 इंटू रूट 2 इंटू एम्पेयर। हमें क्या निकालना है? धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि IRMS निकालना है। तो देखिए, हम जानते हैं हमारा सूत्र है धारा का वर्ग माध्य मूल मान का IRMS इज इक्वल टू आई नोट अपॉन रूट 2। आई नोट का मान क्या है? 10 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 10 एम्पेयर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं तथा इसके द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। तो देखिए, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जैसे HCl H2O आदि। फिर से देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जैसे HCl H2O। और इसका सूत्र क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है P = Q × 12। और 12 क्या है? आवेशों के बीच की दूरी है। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय। कई बार हमसे अगर, वैसे तो गॉस की प्रमेय 5 मार्क्स में पूछी जाती है, लेकिन अगर हमसे 2 मार्क्स में पूछी जाए तो हम इतना ही लिखेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है गॉस की प्रमेय। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई = Q/ε0। फिर से देख लीजिए, गॉस की प्रमेय क्या है? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर Q/ε0, जहाँ ε0 क्या है? निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। तो अक्षय स्थिति में क्या है? V = 1/4πε0 P/r²। और निरक्षय स्थिति में क्या है? V = 0। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैराड तथा संचित ऊर्जा U जूल है। तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखिए। तो U = ½ Q²/C, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q = √2UC। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक फैराड वैद्युतधारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है? C कितना दिया है? 1 फैराड। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है गोलीय चालक की त्रिज्या, यानी कि हमें A निकालना है। हम जानते हैं हमारा सूत्र है गोलीय चालक की धारिता का C = 4πε0 A, जहाँ पे हमें क्या करना है? A का मान निकालना है। तो A का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये 4πε0 क्या चला जाएगा? C के नीचे चला जाएगा, तो आ जाएगा A = 1/4πε0 C। हम जानते हैं 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁹। और देखिए, C का मान क्या है? 1 फैराड, यानी कि यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, तो इसकी गुणा हम 1 में करेंगे, क्या आ जाएगा? 9 × 10⁹ मीटर। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, धात्विक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध लिखिए। तो अनुगमन वेग क्या है? Vd = eV/μ/ml। अनुगमन वेग क्या है? Vd = eV/μ/ml, जहाँ टो क्या है? शांतिकाल है, L क्या है? धातु के तार की लंबाई है, M द्रव्यमान है, और V क्या है? V विभवांतर है। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता सिग्मा व अपवाह वेग Vd में संबंध के लिए समीकरण लिखिए। तो सिग्मा = Ne² × τ/m। M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, टो क्या है? शांतिकाल है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, N क्या है? धातु में इलेक्ट्रॉन घनत्व। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत शक्ति के SI तथा MKS मात्रक के बीच संबंध लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, वैद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट, MKS मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, यानी कि किलोग्राम × मीटर² प्रति सेकंड की क्यूब। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है?
इससे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध बताइए। तो वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि फाई इक्वल टू ये कॉस थीटा। फिर से देख लीजिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि फाई बराबर ई कॉस थीटा। अब देखिए अगला है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में स्थित उसके आवेश Q पर लगने वाले बल F तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F/Q और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। फिर से देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश Q पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं याद हो, एक बार को अगर ऐसा हो जाए आपको अगर ये परिभाषा याद ना हो, तो आप क्या करेंगे, आपको बस सूत्र पता होना चाहिए। E बराबर F/Q। तो आप ये लिख सकते हैं कि बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बल तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। तो वैद्युत विभव किसी आवेश Q को अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लेकर आने में किया गया कार्य तथा आवेश Q के अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, किसी आवेश Q को अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश Q के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो V इज इक्वल टू W/Q। मात्रक क्या इसका, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। देखिए अगर आपको वोल्ट नहीं याद हो तो W यानी कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और Q का आवेश का कूलाम। और अब देखिए वीमा, इसकी वीमा भी कई बार हमसे एक नंबर में पूछ ली जाती है। तो V की वीमा अब इज इक्वल टू W की वीमा अपॉन Q की वीमा। तो W की वीमा क्या है, ml² T-2 और Q की वीमा क्या है, AT। तो देखिए ml² एक ऊपर चला जाएगा इनवर्स और T की पावर -3। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने मान लिया AB, कोई बिंदु है AB, इस पर -Q आवेश, इस पर है +Q आवेश, इसके बीच में कोई बिंदु O है और इनके बीच में दूरी क्या है, L है, तो 2L। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। ऐसे ही मात्रक क्या होता है, ऐसे ही मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। और क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अधिकांश भाग अपरिवर्तित हो जाता है तथा शेष भाग परिवर्तित हो जाता है। अपरिवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है यदि सघन माध्यम में आपतन कोण I को इतना बढ़ाया जाए कि विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अतः क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। फिर से देख लीजिए क्रांतिक कोण क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अधिकांश भाग अपरिवर्तित हो जाता है तथा शेष भाग परिवर्तित हो जाता है। अपरिवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है यदि सघन माध्यम में आपतन कोण I को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तथा इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अतः क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। अब देखिए अगला है, प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है। तो जब कोई प्रकाश किसी चमकदार तल पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश की एक घटना परावर्तन कहलाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है। तो यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो परिपथ में व्यय शक्ति 1 वाट के बराबर होती है। अब देखिए अगला है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। तो किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो सिग्मा I इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में धारा I का मान लिखिए, मान बताइए। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ ने हमारे 2 नियम दिए थे, एक तो संधि का नियम जिसे धारा का नियम भी कहते हैं, दूसरा नियम था बंद-पाश का नियम जिसे वोल्टा का नियम भी कहते हैं। अब देखिए ये है संधि का नियम यानी कि धारा का नियम। अब इसमें हमें क्या निकालना है, धारा I का मान निकालना है। ये वो है, ये संधि की ओर आ रही है तो 6 से, ये संधि से दूर जा रही है 3A, ये संधि की ओर आ रही है 3A,
ये संधि से दूर जा रही है 10 है। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं किरचॉफ के नियम से संधि O के लिए, तो सिग्मा I इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो संधि हमें क्या निकालना I, तो I प्लस ये संधि की ओर आ रही है, ये एरो इधर है तो 6 प्लस 6 है, ये संधि से दूर जा रही है, एरो दूसरी तरफ है तो -3 है, ये संधि की ओर आ रही है तो +3 है, ये संधि से दूर जाए तो -10 है इज इक्वल टू 0। अब इसका I का मान क्या आ गया, 4 एम्पेयर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। तो यह प्रकाश विद्युत